Hey everyone, hope you're all doing fine. Welcome to the new video. We're gonna study Unit 4. In the last lecture, in the last classes, we have discussed Unit 1, Unit 2 and Unit 3. Unit 3 was a recent one when we have discussed about what are sensors, what are transducers, what is data acquisition, how industries uses it, and how industry control system works, their functions, like their servicing boards, their processing boards, etc. So we all have studied like what are sensors and the industrial systems, how sensors are used. In this lecture, we're going to study about networking, communication for IoT, etc. So without wasting the time, let's start it. So the first thing is what you need to understand for networking and communication. Networking, as we discussed, we are studying an IoT based system, or in IoT we want that our two multiple systems or many huge amount of systems needs to be interconnected. Okay, but interconnection of IoT devices are completely different from interconnection of our own devices. What I want to say is that कि एग्जाम्पल की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव वन डिवाइस, तुम्हारा खुद का डिवाइस, लेट्स वी कैन से अ कंप्यूटर, एंड यू हैव अ दूसरा डिवाइस C2, और ये दोनों डिवाइस व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये दोनों कंप्यूटर या इट्स अ फोन, ठीक है, जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट नेटवर्क. बट यू हैव अ IoT डिवाइस दैट इज वन Arduino यू कैन से, एंड यू हैव दूसरा Arduino दैट इज A2, एंड व्हेन दीज Arduinos आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, it's a completely different network. The networking used here and here are completely different in most cases. ठीक है, so we gonna study कि यहाँ पर IoT devices में क्या networking use होता है और computers में क्या networking use होता है. So you just need to compare both of things कि how we have studied our networking from computers compared to what actually has been used in IoT devices. This is the main fundamental you can say crux जो इस चैप्टर को पढ़े हैं जिनको कभी समझ में नहीं आएगा, जो बस चीज़ें रट के पढ़े हैं. ठीक है, तो दिस इज अ थिंग. द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ओनली. द OSI मॉडल इज अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्किंग. ठीक है, OSI मॉडल क्या होता है? OSI मॉडल बेसिकली आई थिंक OSI का फुल फॉर्म था ओपन सोर्स इंटर कनेक्शन. OSI you can say OSI is a open system interconnection, open systems interconnection. ये बेसिकली एक 7 लेयर का एक मॉडल था जिसमें हमारे जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, जो भी डिवाइसेस जो नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इन मॉडल के लेयर्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो OSI मॉडल जो ये लाइन ये बोल रही है कि जो OSI मॉडल जो है वो यूनिवर्सल नेटवर्क डिवाइसेस में यूज़ होता है. बट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बट. हाउएवर IoT डिवाइसेस आर कंस्ट्रेंट. ठीक है, वो चाह के भी ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर सकती हैं बिकॉज उनके पास पावर और मेमोरी दोनों कम रहते हैं. सो दे कैन नॉट यूज अ फुल हैवी 7 स्टैक. जो हमने OSI में पढ़ा था कि OSI यूजेस अ 7 स्टैक. दिस इज अ 7 लेयर स्ट्रक्चर, 7 लेयर सिस्टम. तो IoT डिवाइसेस ये 7 लेयर सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकती है. सो वी यूज़ अ कोलैप्स्ड, जो कि हमने इसको 7 को कोलैप्स कर दिया है 4 में, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, टू अ सिंपलर 7 लेयर स्ट्रक्चर दैट इज़ आवर ओन IoT स्टैक. तो अब हम इस IoT स्टैक के बारे में पढ़ते हैं. ये है हमारा वो IoT स्टैक जो हमने बनाया है, हमने नहीं बनाया, जो बना हुआ है, जो हमें पढ़ना है. तो उसके बारे में पता चला 2 लोग सवाल उठा दिया, आपने कैसे बना दिया. ठीक है, ओके. सो OSI में क्या होता था? फर्स्ट इज फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर. अब IoT प्रोटोकॉल स्टैक में क्या होता है? ये फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशनल लेयर, ये तीनों के तीनों हमारे MQTT या COAP फर्स्ट लेयर में आ जाएंगे. ठीक है, ऊपर के 3 लेयर इसमें आ गए. नेट ट्रांसपोर्ट लेयर आता है हमारा UDP में, जनरली UDP और कभी कभी TCP. नेटवर्क लेयर हमारा 6LoWPAN VPAN के में आता है, IPv6. ये सब क्या होता है भी हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हमारा आता है
IEEE 802.15 और वाईफाई में, ठीक है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने एक ओवरव्यू समझ लिया कि ये सारे कैसे मर्ज है। अब हर्ष मुझे हर एक स्टैक के बारे में बताओ कि हर एक स्टैक क्या है, ठीक है। द फर्स्ट स्टैक जो हमें पढ़ना था दैट इज़ द फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, जो ये दोनों आते हैं, जो ये स्टैक था, ये दोनों स्टैक को इससे रिप्लेस किया गया है। ओके, हाँ, तो ये हमें सीखना है। इन IoT दिस ऑफन कंबाइंड इनटू रेडियो टेक्नोलॉजीज, जैसे IEEE 802.15.4। देखो, अब ये मत बोल लो कि भैया ये अजीब सी चीज़ क्या है। ये अजीब सी चीज़ ही एक्चुअल में स्टैंडर्ड नाम है। वाईफाई का भी एक स्टैंडर्ड नाम है, मेरे को एकदम से याद नहीं, पर वाईफाई का तुम अगर सर्च भी करोगे ना वाईफाई, तो तुम्हें वो स्टैंडर्ड नाम दिखेगा। देखो, IEEE 802.11 ये स्टैंडर्ड नाम ही है भाई, यही स्टैंडर्ड नाम है। वाईफाई तो इसका सेकेंडरी नाम है। IEEE 802.11 इज़ द स्टैंडर्ड नेम ऑफ वाईफाई। तो IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने सारे के सारे नेटवर्क्स को, नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को एक नाम दिया है, एक फैमिली दी है। देखो, IEEE इस फैमिली में आती है, ठीक है। वाईफाई इस फैमिली का हिस्सा है और यही उसका असली नाम है। वाईफाई तो हम प्यार से बोलते हैं। इसी तरह से जो IoT डिवाइसेस होती है, वो कभी कभी आजकल जो लेटेस्ट IoT डिवाइसेस आ गई है, वो वाईफाई से कनेक्ट होती है, क्योंकि लाइट वेट वाईफाई भी आ गए हैं। पर जनरली आज भी जो पुराने वाईफाई जो IoT डिवाइसेस है, वो IEEE 802 इस पे कनेक्टेड रहते हैं। इसका भी डायग्राम इफ पॉसिबल वी कैन सी। देखो, is a technical standard defines for low rated Wi-Fi personal area network, LR VPAN, मतलब लो रेटेड वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, यानी कि इसके रेंज थोड़े कम रहते हैं, ठीक है, ये समझो अभी। तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर जो हमारे पहले थे, ये जो हमारे पहले थे, उसे हम रिप्लेस कर दिए हैं इससे। कभी कभी वाईफाई यूज़ होता है, कभी कभी ये यूज़ होता है, ठीक है। लो रेटेड या RVPAN याद रख लो। इसको हम लोग ZigBee भी बोलते हैं, बेसिस ऑफ ZigBee और वाईफाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन दोनों को हमने एक बना दिया, जिसको हम लोग ने ये बोल दिया, ठीक है। द दूसरा इज़ नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में क्या है उसके बारे में समझते हैं। नेटवर्क लेयर जो कि हमारा OSI का लेयर 3 था। नेटवर्क स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड था, जो इंटरनेट था, वो हम यूज़ करते थे IPv4 या IPv6, ठीक है। बट IoT डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, ऑफन यूजेस 6LO VPAN, मतलब IPv6, हम लोग IPv6 यूज़ ही करते हैं ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। LO VPAN का फुल फॉर्म है लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, और 6 मीन्स IPv6, इसीलिए हम इसे 6LO VPAN यूज बोलते हैं। टू फिट बिग IP एड्रेस इनटू स्मॉल IP पैकेट्स, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है सबको कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि जो हमारे IoT डिवाइसेस होते हैं वो ये यूज़ करते हैं, ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और जो स्टैंडर्ड इंटरनेट डिवाइसेस होते थे वो IPv4 या IPv6 ऑर्डर यूज़ करते हैं। हम IPv6 ही यूज़ करते हैं, पर हम लो पावर वायरलेस पैन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें हम ये यूज़ करते हैं IEEE 802.15.14, ये सब यूज़ करते हैं फिजिकल एरिया और डेटा लिंक लेयर्स के लिए। थर्ड इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि OSI का लेयर 4 था। तो स्टैंडर्ड जो यूज़ होता था OSI में, वो TCP यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि वो रिलायबल होता था, ठीक है। वो रिलायबल होता था, वो स्टेबल होता था, स्टेबल नहीं बोलूँगा, रिलायबल होता था, और हैवी होता था वो काफ़ी, उसमें पेलोड बहुत ज़्यादा होता था। बट IoT के केसेस में क्या है, IoT को चाहिए फास्ट और लाइट होना चाहिए सिस्टम, तो वो स्पेशलाइज्ड वर्जन्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग UDP के। देखो क्या होता है मैं बताता हूँ और डिटेल में। तो देखो TCP में क्या था, TCP में ये मान लो डेटा पैकेट है, और ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, और ये दूसरा सिस्टम है, इसमें आपको कम्युनिकेट करना है। तो इस डेटा पैकेट्स में TCS क्यों ले रहा हूँ मैं, TCP में क्या होता है, मल्टीपल हेडर्स होते हैं, हर हेडर में इंफॉर्मेशन होती है। एक उसमें कई हेडर होते हैं, पेलोड बोलते हैं उसे। पेलोड में आप क्या भेजना चाह रहे हो वो होता है। तो इस तरह से आई थिंक इसमें 16 हेडर्स होते हैं TCP में। TCP हेडर्स आप खुद देखोगे 16, अच्छा 16 बिट्स के, मैं दिखाता हूँ आपको इमेजेस। ये TCP के हेडर्स हैं, आप देखो एक्चुअल कितने इतने सारे चीज़ें वो TCP लेके जाता है।
ऑप्शनल बिट, डेटा ऑप्शनल बिट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सोर्स, डेस्टिनेशन, विंडो साइज, ये सारे टीसीपी लेके जाता है इन्फॉर्मेशन यहाँ से, बस यहाँ ट्रैवल करने के लिए इतना लेके जाता है। तो इसीलिए टीसीपी हैवी होता है, इसीलिए हम टीसीपी को आईओटी डिवाइसेस में यूज़ नहीं करते हैं। बट क्योंकि इतने सारे इसमें डिटेल्स है, इसीलिए वो एकदम रिलायबल होता है हमारे लिए कि इसमें हमारे पास सब चीज़ें पता है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितने डेटा है, कितना फेल हो गया तो किसको भेजना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ होता है। यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं यूडीपी हेडर्स दिखाऊँ आपको, बहुत लाइट वेट यूडीपी हेडर्स होते हैं। सी बस इतना रहता है, सोर्स लेंथ, डेस्टिनेशन, यूडीपी लेंथ और चेकसम, 4 चीज़ें रहती है इसमें, बस 4 चीज़ें और कुछ नहीं। तो इसीलिए यूडीपी हेडर बहुत लाइट वेट होता है। इसीलिए हम आईओटी डिवाइसेस में जनरली यूडीपी का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन यूज़ करते हैं, या तो टीसीपी का स्पेशलाइज्ड वर्जन यूज़ करेंगे या तो यूडीपी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम नेटवर्क लेयर को भी हमने रिप्लेस कर दिया, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर को भी हमने रिप्लेस कर दिया यूडीपी से और स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ टीसीपी से। ठीक है, कई बार हमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए या रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए तो हम टीसीपी ही यूज़ करते हैं, पर कुछ फील्ड उसमें हम हटा देते हैं, इसीलिए हम इसमें यूडीपी और टीसीपी दोनों लिखा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, इट्स स्टिल रिकॉर्डिंग, या नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर। तो थोड़ा सा पहले मैश क्लियर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो एप्लीकेशन लेयर जो था, इसमें तीनों को हम कंबाइन करके एक एप्लीकेशन लेयर बना दिया हमने। तो इंस्टीड ऑफ HTTP वेब पेजेस के लिए जो यूज़ होता है, IoT डिवाइसेस यूजेस लाइट वेट प्रोटोकॉल्स जैसे COAP एंड MQTT। ठीक है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। COAP क्या होता है, देखो आप, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसमें जो HTTP प्रोटोकॉल क्या करती है, उसमें बहुत हैवी चीज़ लाइक पेलोड, बहुत सारी चीज़ें अगेन उसमें रहती है, इसमें हमको बहुत कम चीज़ें रहती है। ठीक है, तो इसीलिए कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वो था। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में भी HTTP जैसा एग्जांपल हो गया। और MQTT मीन्स इट्स अ मैसेज क्यूइंग थिंग, मैसेज क्यूइंग, यू कैन से मैसेज क्यूइंग टर्मिनेटरी प्रोटोकॉल। वही है सेम कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करना हो आईओटी डिवाइसेस में, उस केस में ये प्रोटोकॉल काम आते हैं। तो ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल को हमने रिप्लेस किया है। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे OSI लेयर को आईओटी प्रोटोकॉल स्टैक में रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो हमने इसको कोलैप्स करके हमने इसको 4 लेयर में डिवाइड कर दिया अपने हिसाब से, और ये चारों लेयर हमने एक्सप्लेन कर लिया अच्छे से। आई होप दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है प्रॉक्सिमिटी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी इज लाइक यू कैन से रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ थिंग। तो अभी समझते हैं इसके बारे में। दीज आर शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस नियर बाय। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक रूम है, आप एंटर करोगे रूम के अंदर, जैसे ही आप एंटर करोगे तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ठीक है, अब ये क्या होता है, आपके फ़ोन की लोकेशन से लाइट्स की लोकेशन ट्रैक हो जाती है। जैसे आप एंटर करोगे, अब उसके रेंज में आओगे तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये रन मतलब स्टार्ट हो जाता है, या टाइमर स्टार्ट हो जाता है इसका, या जो भी इसके पीछे होती है। तो ये बेसिकली एक रेंज में ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर हो तो भी लाइट चालू हो, ये एक रेंज में काम करता है। तो ये रेंज जो होती है ये विद इन अ रूम या विद इन अ बिल्डिंग होती है। ठीक है, विद इन अ रूम और अ बिल्डिंग के अराउंड रेंज होती है इन टेक्नोलॉजीज़ की टू कनेक्ट डिवाइसेस। तो उसका फर्स्ट एग्जांपल होता है जिगबी। जिगबी समझो एक जैसे गूगल होम नहीं होता, उसी टाइप में एक कंपनी है। ठीक है, जिगबी एक कंपनी है। ये जिगबी इज अ पर्सनल नेटवर्क टास्क ग्रुप जो कि आपके होम को टेक्नोलॉजिकली कनेक्ट करती है पर्सनल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, यू कैन से लाइक दैट। देखो, ये एक जिगबी कनेक्शन है। आपकी लाइटिंग, आपका सेट टॉप बॉक्स, आपकी सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक स्मार्ट होम को एक जिगबी नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, जिगबी क्या है? जिगबी इज बेसिकली open global packet based protocol designed to provide easy to use architecture and secure reliability, low power less powerful, वो सेम चीज़ है, मतलब मुझे समझ बताया। जिगबी इज एन IEEE, देखो इसका भी एक IEEE फैमिली में डिनोट करती है, लाइक based on specialization of a like suite to high level communication protocols to create a personal area network। आपका खुद का एक पर्सनल एरिया नेटवर्क रहेगा जिसमें आपकी सारी की सारी चीज़ें एक से कनेक्टेड, एक नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगी, जो कि आपका जिगबी नेटवर्क रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरा ये गॉगल्स, मेरा ये माउस,
ये सब चीज़ें मेरा एक नेटवर्क है जिसका रेंज इस रूम के अकॉर्डिंग है, इस रूम के अराउंड है, और उसके अराउंड जैसे ही मैं अपनी कोई भी डिवाइस लाता हूँ वो उस ZigBee नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा और आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं. दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट ZigBee. ठीक है, यूज्ड इन स्मार्ट होम्स जैसे लाइट्स, लॉक्स, ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है. की फीचर्स क्या है? इफ़ अ डिवाइस इज़ टू फार फ्रॉम द हब, इट पासेस द सिग्नल्स इनटू डिवाइस B विच पासेस इट टू हब. मतलब कुल मिला के ये एक नेटवर्क है, ये आपका रूम है, ये आपका एक नेटवर्क बन जाता है. रूम में कोई भी डिवाइस आएगा उस इस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है अगर वो रूम के अंदर इंटर करता है तो. ठीक है, दिस इज़ द थिंग, दिस इज ZigBee नेटवर्क. और इसका खासियत क्या है? ये इसका पावर कंजप्शन बहुत कम है. ठीक है, वेरी लो पावर कंजप्शन, क्योंकि लिमिटेड जगह ही उसका यू कैन से सिग्नल आता है. द सेकेंड इज़ ब्लूटूथ. ब्लूटूथ में भी लो एनर्जी ब्लूटूथ, जो कि वायरेबल्स जैसे फिटबिट में, हेडफोन्स में यूज़ होता है, वो ब्लूटूथ. तो इसकी फीचर इज़ पिकोनेट. पिकोनेट मतलब होता है कि आपका एक मास्टर रहेगा और उसके मल्टीपल स्लेव्स रह सकते हैं कनेक्टेड टू 7 डिवाइसेस. जैसे मेरा ये हेडफोन, ये एक बार में 3 डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है. तो इसका ब्लूटूथ एक बार में 7 स्लेव्स या एक बार में मैक्स टू मैक्स 7 देते हैं, पर 1 या 2 या 3 कितने लोग से भी कनेक्ट हो सकता है. तो इसका पावर कंजप्शन लो टू मीडियम होता है या मीडियम टू लो होता है बेसिकली. द थर्ड इज़ सीरियल कम्युनिकेशन, जो कि UART और USART यूज़ करते हैं. ये सब क्या होता है? UART और USART बेसिकली एक सीरियल कम्युनिकेशन वायर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसे. देखो इस तरह से इसका एक डिज़ाइनिंग होती है, वायरिंग पैटर्न होता है. सीरियल कम्युनिकेशन देखो, यहाँ देखो इसके कनेक्शंस कहाँ जा रहे हैं, इसका कनेक्शन कहाँ जा रहा है. तो ये एक स्पेसिफिक सीरियल कम्युनिकेशन होता है जो मल्टीपल 2 डिवाइसेस के बीच हम करते हैं. ठीक है, वायरिंग के कनेक्शन करते हैं. उसमें क्या होता है? एक ट्रांसमीटर होता है, यू कैन से इट्स अ वायर्ड कनेक्शन बिटवीन अ सेंसर एंड अ माइक्रो कंट्रोलर. माइक्रो कंट्रोलर मैंने बताया था, चिप्स होते हैं, चिप्स या जो बोर्ड्स होते हैं, और इसके अंदर पिन्स लगे रहते हैं बोर्ड्स में, और जो सेंसर्स होते हैं वो इस पिन से कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पर ये सेंसर का ये पिन इस पिन से कनेक्टेड है. ठीक है, अब ये एक किस फैशन में कनेक्टेड है? UART फैशन में या USART फैशन में? किस फैशन में कनेक्टेड है? जो सेंसर्स माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्टेड रहते हैं. तो इसमें भी डीप डाउन करोगे तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड रहता है. यूजेस RX रिसीव, मान लो ये रिसीव करने का है तो ये RX पॉइंट है, और TX फॉर ट्रांसमिट, ये ट्रांसमिट करने का है तो ये TX पॉइंट है. यहाँ से ट्रांसमिट होगा, यहाँ से रिसीव होगा. वायर्स, सिंपल बट शॉर्ट डिस्टेंस वायर्स. ठीक है, सिंपल. ये इसका एक डायग्राम आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप में कनेक्टेड रहती है चीज़ें. ये एक प्रोटोकॉल्स, ये रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, लाइन बस नेटवर्क टोपोलॉजी, मैश ट्री, मैश टोपोलॉजी. मैश में क्या होता है? हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, मैश की तरह, एक जाल की तरह. मैश टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजीज बेसिक्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. कहाँ थे हम? हाँ, हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज पे बात की थी, various network topologies. The third topic is network protocol devices. ठीक है, इंडस्ट्रियल नेटवर्क डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स. तो अब क्या है ना, इंडस्ट्रीज़ में ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ नहीं हो सकते. ZigBee, ब्लूटूथ, ये आपके पर्सनल एरिया तक ठीक है. इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मॉडबस. मॉडबस इज़ अ प्रोटोकॉल जो कि मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल की तरफ काम करता है, जिसमें एक मास्टर रहता है जिसको हम PLC बोलते हैं, और उसके बहुत सारे स्लेव्स रहते हैं जिसको हम सेंसर्स बोलते हैं. तो जैसे मास्टर ने सेंसर 1 को बोला कि पूछा कि टेम्परेचर क्या है, तो सेंसर 1 तब आंसर करेगा. तो स्लेव खुद से आंसर नहीं कर सकता. स्लेव नेवर स्पीक्स अनलेस स्पोकन टू. तो ये क्यों अच्छा है? बिकॉज इट्स सिंपल, रिलायबल एंड वर्क्स ऑन ओल्ड वायर्स लाइक RS485. दीज आर द टाइप ऑफ ओल्ड वायर्स जो कि उस पर भी अच्छे से काम करता है. ठीक है, तो ये बेसिकली मॉडबस क्या है आप समझ गए. मॉडबस का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ. इट्स लाइक अ मॉडबस. देखो यहाँ पर मास्टर रहता है PLC. ये इसने कुछ रिक्वेस्ट किया सेंसर 2 से या स्लेव 2 से बोलो, तो स्लेव 2 अब ये बस में चाहता है इसकी इन्फॉर्मेशन. इसने जो भी मांगा, बस में गया, ये सेंसर 2 पे पहुंचा, मुझे ये चाहिए. सेंसर 2 ने रिस्पांस दिया कि अच्छा टेम्परेचर ये है अभी,
तो वो वापस वो बस में जाएगा, वापस आएगा, मास्टर को मिलेगा और फिर मास्टर उससे बाकी ऑपरेशंस करेंगे। तो ये सारे एक तरीके होते हैं बेसिकली कैसे मॉड बस हमारा काम करता है। द सेकेंड थिंग इज कैन बस। ठीक है, कैन बस इज कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। तो इट्स अ लाइक मल्टी मास्टर, यहाँ मल्टीपल मास्टर्स हो सकते हैं और ब्रॉडकास्ट होती है चीज़ें जो कि कार्स, ऑटोमोबाइल्स, लाइक इन कनेक्टिंग इंजन, ब्रेक, एयर बैग्स, इन सब चीज़ों में काम आता है। इसमें कोई सेंट्रल बॉस नहीं होता। इफ़ ब्रेक्स नीड टू सेंड सिग्नल्स दे जस्ट शाउट ऑन द बस, everyone hears it but only the relevant part listen. This prioritizes critical messages जैसे ब्रेक्स, रेडियो वॉल्यूम्स। मतलब हर्ष क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो तुमने तो बस रीड कर दिया। दिस इज़ नॉट द थिंग। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मैंने बताया कि अभी इसमें एक सेंट्रलाइज्ड बस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक सेंट्रलाइज्ड बस है कुछ इस तरह से, ये तो बस। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये सारे बसेस अलग अलग मॉड्यूल से कनेक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेक है, ये आपका रेडियो है, रेडियो म्यूज़िक में ऐसा बना दो, या डांस कर रहा कोई, ये आपका म्यूज़िक है। ये आपका एक्सेलेरेटर पैनल है, एक्सेलेरेटर पैनल। ये आपकी और क्या होता है, लाइट्स मान लो, चलो लाइट्स भी है, लाइट्स। तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में जनरली क्या होता है कि जैसे ब्रेक्स को कुछ बोलना है, ब्रेक्स को कुछ बताना है, तो ये डायरेक्टली बस में भेज देगा सिग्नल्स। रेडियो डायरेक्टली बस में भेज देगा, इसमें डायरेक्टली बस में भेज देगा, ये भी डायरेक्टली बस में भेज देगा। ठीक है, अब किसकी ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगा? ऑब्वियसली ब्रेक्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्रेक्स है भाई। तुम गाने की वॉल्यूम तुम्हें कम करनी ज़रूरी है कि ब्रेक्स अप्लाई करना ज़रूरी है? ऑब्वियसली ब्रेक्स। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से शाउट करेंगे बस में, मतलब जो सेंट्रल बस होती है, जो सेंट्रल कनेक्शन होता है उसमें शाउट करेंगे और बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेक्स बोलेगा, ब्रेक्स लगाओ, तो एक्सीलरेटर जो होगा वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। यानी कि सुनेंगे इसको सब, रेडियो सिग्नल्स भी इसे सुनेंगे पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, लाइट भी इसे सुनेगा पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। एक्सीलरेटर से सुनेगा कि ब्रेक्स दबाने हैं तो एक्सीलरेटर रिएक्ट करेगा, हाँ मैंने एक्सीलरेटर पैनल हटा दिया, मतलब एक्सीलरेटर जो मैंने अप्लाई किया था। ये मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। अगर किसको अब कोई अभी भी कंफ्यूज हो रहा है तो मैं बता दूँ, ऑटोमोटिव में मैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार में ब्रेक सेंसर ने बोला कि मुझे ब्रेक लगाओ, इसने सेंट्रल हब में जस्ट चिल्ला दिया, सुना इसके बाद सबने, सारे कंपोनेंट इसकी बात सुनी कि अच्छा ब्रेक लगाने के लिए बोल रहा है, ब्रेक यूज़ करने के लिए बोल रहा है, ब्रेक अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो एक्सीलरेटर जो पैनल था, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसमें ये प्रोग्रामिंग हो कि जैसे ही उसको सिग्नल मिले ब्रेक्स की तरफ से कि ब्रेक अप्लाई करनी है, तो एक्सीलरेटर अपने एक्सीलरेशन को कम कर दे या एक्सीलरेटर को कम कर दे या एक्सीलरेटर छोड़ दें। तो ये एक एल्गोरिथम के हिसाब से इस टाइप में काम करते हैं। तो क्या बताओ, इसमें कोई सेंट्रल बॉस है या इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है या कोई मास्टर है? नहीं, इसमें सब अब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल सेंसर्स है जो एक सेंट्रल बस में ऑपरेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कैन बस या कंट्रोलेबल या कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, जो बस में काम करता है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया, there is no central boss, if brakes applied need signal, just shout on the bus, everyone hears it but only the relevant parts listen and prioritizes the critical message। जैसे ब्रेक की प्रायोरिटी ज़्यादा है रेडियो वॉल्यूम से। दिस इज अ थिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेटिंग विथ क्लाउड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं कि अब हम डेटा को सेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे। ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे इंटरनेट पे डेटा को सेंड कर रहे हैं, पर किस फॉर्म में करें यार? क्या एक खत लिख के करें या एक ईमेल लिख के करें या इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, किस फॉर्म में करें? देखो ये सारे फॉर्म्स जो होते हैं ना, ये ह्यूमंस के लिए होते हैं। कंप्यूटर्स को डेटा समझने के लिए इन फॉर्म्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर्स को डेटा समझने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म चाहिए। ठीक है, वो फॉर्म होता है, एक तो है कि हाउ डू वी सेंड डेटा ओवर द इंटरनेट। द फर्स्ट फॉर्म इज रेस्ट API सुनना होगा आपने। रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ठीक है, मॉडल कहाँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की तरह यूज़ करते हैं, लाइक अ ब्राउजिंग अ वेबसाइट। तो इसमें प्रोटोकॉल्स कुछ यूज़ होते हैं, जैसे HTTP प्रोटोकॉल, उसके अंदर गेट रिक्वेस्ट, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड, ये सारे चीज़ें होती है। ठीक है, और इसके प्रोज क्या है? प्रोज है इजी टू यूज़, कंपैटिबल फॉर एवरीथिंग। कॉन्स के बारे में बाद में बात करते हैं। अब हम समझते हैं रेस्ट क्या है।
फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम है, सामने वाले के पास भी एक सिस्टम है, इसको मैसेज को यहाँ भेजना है। तो इस मैसेज को यहाँ भेजने के लिए क्या होता है ना कि एक हमारे पास सर्वर होता है, सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चीज़ें चलती है इसमें। एक सर्वर होता है, दैट इज सर्वर, बाकी सब हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, डॉट 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 क्लाइंट्स होते हैं बहुत सारे। ये सारे क्लाइंट्स सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर उसे रिस्पॉन्स देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्वर। और इसके एग्जांपल है HTTP। HTTP में क्या होता है, बैक एंड में सर्वर होता है, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हैं, बैक एंड से डेटा आके फ्रंट एंड में डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है रेस्ट में। रेस्ट एक तरीका है इंफॉर्मेशन सेंड करने का, डेटा सेंड करने का, ठीक है। कॉन्स में बात करते हैं आप। कॉन्स में दिक्कत ये है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रेस्ट का ओवरहेड बहुत ज़्यादा है, हेडर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा रियल टाइम में काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सअप चलाते हो, ठीक है, तो व्हाट्सअप में किसी ने चैट किया और आपने उसको मैसेज किया, तब कैसा लगेगा, आपने जो मैसेज किया वो कुछ टाइम बाद उसके पास जाएगा, फिर उसने जो मैसेज करेगा आपको कुछ टाइम बाद दिखेगा, मतलब रियल टाइम काम नहीं होगा। कैसा लगेगा, ख़राब लगेगा भाई। मुझे अगर डिले भी हो, मुझे डिले अगर 5 मिनट का भी डिले हो तो मुझे भी को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को चाहिए रियल टाइम चीज़ें, पर रियल टाइम चीज़ें सर्वर और क्लाइंट सिस्टम में काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि सर्वर और क्लाइंट सिस्टम में क्या होता है, बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स होती है कि कहीं पैकेट्स ड्रॉप हो गया तो बहुत दिक्कत, कभी मान लो पैकेट्स पहुंचा ही नहीं है तो, क्योंकि पैकेज में पेलोड या मैसेज बहुत बड़ा है, या पेलोड बहुत बड़ा है, तो कभी कभी क्या होता है पैकेट ड्रॉप कर जाता है, तो पैकेट इसके पास पहुंचता ही नहीं, इसके पास पहुंचेगा नहीं, और इसके हिसाब से वो चला गया, पर इसके हिसाब से वो पहुंचा ही नहीं है इसमें, तो रिस्पांस भी नहीं आएगा, तो ये वेट करता रह जाएगा रिस्पांस का, और दिस लीड्स टू अ डेडलॉक, मतलब उसके पास कभी रिस्पांस नहीं आएगा और ये वेट करता रह जाएगा रिस्पांस का। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो आपको नेटवर्क में पढ़नी होती है, ये सब चीज़ें रेस्ट में और डिटेल में पढ़नी होती है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होती है, ये सारे इसके कौन से कि ये रियल टाइम में काम नहीं करता है। तो रेस्ट क्योंकि इसके ये प्रॉब्लम थी, रियल टाइम में काम नहीं करता है, इसके इसीलिए हमने वेब सॉकेट यूज़ किया, हमने वेब सॉकेट इंप्लीमेंट किया, हमने वेब सॉकेट बनाया जिसमें कि एक फुल डुप्लेक्स मोड में काम हो। फुल डुप्लेक्स मोड हमने पढ़ा है। फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है? फुल डुप्लेक्स मोड टू वे कंस्टेंट कन्वर्सेशन होती है, कांस्टेंट कन्वर्सेशन होती है, जिसमें मान लो आप हो और ये आपका कोई दोस्त है और ये आपको जिस तरह से मैसेज भेज रहा है और ये आपको मैसेज भेज रहा है उल्टा, तो ये दोनों एक इंडिपेंडेंट चैनल में काम करते हैं। ये आपको इंडिपेंडेंटली मैसेज भेजेगा, इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये आपको इंडिपेंडेंट मैसेज भेजेगा जिसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। रेस्ट जो था अपना हाफ डुप्लेक्स में काम करता था, यानी कि एक चैनल था, एक बार में या तो ये भेज सकता है या तो एक बार में ये भेज सकता है, दोनों एक साथ नहीं भेज सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, और ये अपना फुल डुप्लेक्स, ठीक है। वेब सॉकेट्स का ये बेनिफिट है। अब इससे क्या हुआ, फुल डुप्लेक्स से क्या हुआ बताता हूं। फुल डुप्लेक्स से हुआ ये कि अब ये रियल टाइम में काम करने लगा। जो वेब सॉकेट है, अब इसमें जो प्रॉब्लम थे रियल टाइम की, अब ये रियल टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसमें, ठीक है। प्रोटोकॉल स्टार्ट्स विद HTTP, अपग्रेड्स विद परसिस्टेंट TCP कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोस क्या है? सर्वर कैन पुश डेटा टू द क्लाइंट इंस्टेंटली, गुड फॉर चैट ऐप्स या लाइव डैशबोर्ड्स के लिए सबसे अच्छा है। तो वेब सॉकेट्स का ये काम है। थर्ड इज MQTT, जैसे मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री, ट्रांसपोर्ट। ये पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे काम करता है। पब्लिशर जो होता है सेंसर होता है, ब्रोकर जो एक पोस्टमैन या सर्वर होता है, और सब्सक्राइबर जो होता है वो होता है ऐप। अब कैसे काम करता है? जो सेंसर होता है वो पब्लिश करता है टेम्परेचर डेटा, लाइक अ टॉपिक, जैसे लिविंग रूम का टेम्परेचर कैसा है, और जो ऐप होता है, जो सब्सक्राइबर होता है लिविंग रूम का, वो सब चीज़ें देख सकता है, और जो ब्रोकर होता है इंश्योर द मैसेज गेट्स देयर। कुल मिला के क्या है, बहुत सिंपल चीज़ें बताता हूँ। आपके पास ये सेंसर है, ठीक है, आप यहाँ पर हो मस्त अपने सोफा में बैठे हुए घर के, ये आपका पूरा रूम है, ज्यूम करता हूँ आपका पूरा रूम है। सेंसर क्या है? ये सेंसर आपके रूम टेम्परेचर देखता है, ठीक है, ये सेंसर। तो आपके पास एक फ़ोन होगा, होता ही है और होता ही होगा। तो ये फ़ोन टेम्परेचर ना आपको अपने फ़ोन में दिखेगा कि भाई टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस। ठंड है बहुत ज़्यादा रूम के अंदर, 30 मान लेता हूँ, लोग गुस्सा करेंगे, इतने भी ठंड नहीं है भैया, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब ये सेंसर आपके फ़ोन में डेटा सेंड कर रहा है। तो जो ब्रोकर रहेगा, ये इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर ऐप, इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर। ये है आपका सब्सक्राइबर। कौन? जो ऐप है, ये आपका सब्सक्राइबर है, ठीक है।
इसको बोलते हैं पब्लिशर, जो डेटा पब्लिश कर रहा है, दैट इज सेंसर, आपका पब्लिशर है। बीच में जो होगा वो होगा हमारा सर्वर, जो एक ब्रोकर की तरह काम करता है, जिसका काम ये होता है कि आपके सर्वर की इंफॉर्मेशन आपको ऐप में दिख जाए, बस ये। अब देखो सर्वर की इंफॉर्मेशन कैसी होगी भाई, लाइंस ऑफ कोड रहेगा उसमें, जेसन फॉर्मेट में पूरी चीज़ें कोडेड रहेगी। क्या आप उसको अपने फ़ोन में देखना चाहोगे? नहीं यार, मुझे बहुत अच्छा इंटरफेस चाहिए, मेरे को चाहिए बस मेरे को टेम्परेचर दिखे या उसके बाद कुछ कोड दिखे, इस टाइप की चीज़ें दिखे, एक पूरा फ्रंट एंड उसका बहुत प्यारा सा हो। तो ये काम करता है ब्रोकर, ये काम करता है सर्वर, कि सेंसर से डेटा उठाता है और उसे बहुत अच्छे से इंटरैक्टिव फॉर्म में आपको दिखाता है। ये काम होता है सर्वर का, ये आपका फ़ोन में दिखाता है। तो इस तरह से सर्वर जो पब्लिशर जो कि सेंसर होता है, ब्रोकर जो कि सर्वर होता है, और सब्सक्राइबर जो कि आपका ऐप होता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको मैसेज दिखाया जाता है। दैट इज पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे ये काम करता है, MQTT। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी, ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिकेटिंग एंड क्लाउड एप्लीकेशंस के टॉपिक में था, कि हम डेटा को कैसे सेंड करते हैं इंटरनेट में। हमने रेस्ट तरीका पढ़ लिया जो कि फास्ट होता है, इजी टू यूज़ होता है। वेब सॉकेट पढ़ लिया जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है पर रियल टाइम का फील देता है। MQTT पढ़ लिया जिसमें कि हमें डेटा सेंसर से मिलता है, उसे अच्छे फॉर्म में हम डिस्प्ले कराते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। ये उसका एग्जाम्पल है, जैसे पब्लिशर सेंसर ने ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने आपको अपने फ़ोन में दिखा दिया। एक डायग्राम हो गया इसका। लास्ट टॉपिक, आई थिंक द लास्ट टॉपिक यही है इसके, हाँ, मैसेज इनकोडिंग द लास्ट टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। बहुत सिंपल है ये भी। जेसन और प्रोटोकॉल बफर्स, ये क्या होते हैं? तो इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि अब ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैसेज आप सेंड कर सकते हो, 3 तरीके मैसेज सेंड कर सकते हो, पर मैसेज में आप क्या सेंड करोगे? हेलो, माय नेम इज़ दिस, क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये हो, ऐसे मैसेज सेंड करोगे क्या? तो क्या कंप्यूटर को ये मैसेज समझ में आएगा? नहीं, ऐसे मैसेज सेंड नहीं होता। तो मैसेज कैसे सेंड होता है? मैसेज सेंड करने के लिए भी तरीके होते हैं। तरीके मतलब मेनली फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। हाउ डू यू फॉर्मेट इट? जो पहला फॉर्मेट होता है वो होता है जेसन फॉर्मेट। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसन। इसमें क्या होता है? इट्स अ टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप में। फॉर एग्जांपल मुझे टेम्परेचर देखना है तो मैं इसको एक ऐसा की और वैल्यू के हिसाब से भेजता हूँ, की और वैल्यू, की वैल्यू पेयर के हिसाब से मैं डेटा को शेयर करता हूँ, डेटा फॉर्मेट करता हूँ। जैसे टेम्परेचर इसका की है, वैल्यू इसका 25 यूनिट इसकी की, वैल्यू इसकी C मतलब सेल्सियस। तो ह्यूमन इसको रीड कर सकता है और हम डायरेक्टली इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं जेसन में। प्रोज क्या है इसके? ईजी टू रीड एंड डीबग। देखो सिंपल ही है, क्योंकि ह्यूमन रीड कर सकते हैं तो डीबग करने में भी आसान है और पढ़ने में भी समझ में आ रहा है कि ये इसकी ये वैल्यू, ठीक है, क्लियर ही समझ में आ रहा है। कॉन्स क्या है? कभी कभी ये जेसन बहुत ही बड़ा हो जाता है, और जब ये बड़ा होता है तो ये स्लो हो जाता है वेबसाइट को, या इसको पूरा समझना, इसको पार्स करना कंप्यूटर के थ्रू, वो बहुत स्लो हो जाता है इसको क्योंकि बड़े हो जाते हैं इसीलिए। टेक्स ऑफ बाइट्स बिकॉज ब्रैकेट्स ऑफ कोड्स, क्योंकि इसमें इतने सारे ब्रैकेट्स, देखो यहाँ ब्रैकेट्स, इसके अंदर देखो ब्रैकेट्स ही ब्रैकेट्स, अंदर मल्टीपल ब्रैकेट्स रहते हैं, प्लस कोड्स के साथ ही रिप्रेजेंटेटेड रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसकी वजह से ये बड़ा भी हो जाता है, इसकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है जेसन का। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका? क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल होता है तो इसे डीबग करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, पर अगर ये बड़ा हो जाता है तो उसे डीबग करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये होता है जेसन। सेकेंड इज प्रोटोकॉल बफर्स। प्रोटोकॉल बफर्स इसके फॉर्मेट होती है बाइनरी या मशीन कोड में। जैसे आपने कोई मॉडल ट्रेन किया, ठीक है, मॉडल ट्रेन किया, ये आपने कुछ परफॉर्म किया ट्रेनिंग में, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपने कुछ परफॉर्म किया और आपने एक फाइल बना दी .q फॉर्मेट में, ठीक है, ये ट्रेन मॉडल के फॉर्म है। ये भी मान लो एक डॉक्यूमेंट है। अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, वो कुछ इस टाइप में लिखी हुई है, 0F050A101005A, इस टाइप की कुछ लिखी हुई है, हेक्साडेसिमल में या किसी भी चीज़ों में लिखी हुई है। क्या ह्यूमन इसे रीड कर सकता है? नहीं, ह्यूमन कांट रीड दिस। कुछ इस फॉर्मेट में लिखी रहती है। ये होती है बाइनरी फॉर्मेट में या मशीन लेवल कोड में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसका फ़ायदा क्या है ना, कि ये एक्सट्रीमली स्मॉल फाइल होती है और फास्ट होती है बहुत ज़्यादा, बैटरी और डेटा बहुत मतलब कम कंज्यूम करती है। बट इसके कॉन्स क्या है कि ये हार्ड टू डिबग है, क्योंकि हम इसे रीड ही नहीं कर सकते, तो इसे हम डिबग कैसे करेंगे?
तो दीज आर द थिंग्स, ये दो चीज़ें होती है जो हमें पढ़नी थी, जेसन और प्रोटोकॉल बफर्स। और ये तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन को बेसिकली फॉर्मेट करने के। इसका एग्जांपल दे तो जेसन का ये है, ये 2 बार लिखा है, उसको अवॉइड कर देना, ठीक है। ह्यूमन रीडेबल पर लार्जर साइज, और ये स्मॉल साइज़ का होता है बट बाइनरी होता है। तो दीज आर द थिंग्स। तो इसके साथ हमारा यूनिट 4 भी ख़त्म हो जाता है अच्छे से। होप यू ऑल लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एन्जॉय।